नेक्स्ट स्टेप रजिशान साहब। हाँ, अब हम एनेक्सर बी में आ जाएंगे क्योंकि हमारा टैक्स चार्जेबल उसने कैलकुलेट कर लिया है कंप्यूटर में। अब हम जो हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है जो कि हमारे सैलरी सर्टिफिकेट में मेंशन होगा उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके लिए हमने एनेक्सर बी पे क्लिक किया था। एनेक्सर बी क्लिक करने के बाद ये एनेक्सर खुल गया है हमारे पास सेपरेट स्क्रीन में। यहाँ पे आप ये देखेंगे नंबर 3 पे जो है सैलरी का लिखा हुआ है। सैलरी का जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे हमें फीड करना होगा। हमने यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होगा उसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास प्री फिल्ड रिटर्न पड़ी है उसके बेसिस पे हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने ये सैलरी का रिटर्न डाल दिया जी। इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर हमारा कोई भी और टैक्स कटा हुआ है, जैसे अगर हमारा मोबाइल फोन है उस पर अगर हमारा टैक्स कटा है वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारा कैश हमने बैंक से विड्रॉ किया है 25,000 रुपए से ज्यादा तो उस पर भी टैक्स कट जाता है, वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा टेलीफोन है उस पर अगर हमारा 1,000 रुपए से ज्यादा बिल आता है तो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है, वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई मोटर व्हीकल है अपनी और उस पर हम जो मोटर व्हीकल टैक्स भरते हैं उसमें भी कभी कभी हमारा इनकम टैक्स कट जाता है। अगर आपकी 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है तो उस पर भी आपका इनकम टैक्स कटता है, वो भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ बेसिकली आपको मैं ये बताता चलूं कि ये अगर आपका जो है आपका टैक्स कटता है बैंक पे, अगर बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया है तो उसके लिए ये कॉलम नंबर 11 है। यहाँ पे आप वो इंफॉर्मेशन भरेंगे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, शेयर आपका 100%, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 100% शेयर होगा और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आप जॉइंट अकाउंट शेयर कर रहे हैं वो यहाँ प्रोपोर्शन आ जाएगा इंडिविजुअल्स की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पे अमाउंट आप लिखकर इसको ऐड कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐड नहीं कराएंगे तो वो आपके उसमें ऐड होगी नहीं अमाउंट, आपके टैक्स की डिटेल में उसको वो ऐड नहीं है। ऐड पे जरूर क्लिक करना। जी हाँ, ऐड पे क्लिक करना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज की शेयर ट्रेडिंग्स की हुई है तो उस पे भी आपका सेल पे जो है विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है 0.1%, तो वो भी आप टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। वो भी आपका टैक्सेबल टैक्स रिफंडेबल होता है, टैक्स एडजस्ट हो सकता है। तो उसको जो है आप कॉलम नंबर 12 में डाल देंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपका कोई मोटर व्हीकल टैक्स कटा है तो उसको आप ये जो है कॉलम नंबर 15 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मोटर व्हीकल टैक्स टोकन टैक्स। जो हम मोटर व्हीकल टैक्स एनुअली जमा कराते हैं उसमें अगर हमारा इनकम टैक्स कटा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आपको यहाँ गाड़ी का नंबर डालना होगा, सीटिंग कैपेसिटी डालनी होगी जो सीसी होती है हमारी 1000 सीसी या ज्यादा, ओनर का नेम, फिर सिमिलरली शेयर और अमाउंट, और उसको भी ऐड कराना जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल फोन्स की आप डिटेल डालेंगे। टेलीफोन नंबर आपके नाम पे है या नहीं, जिसके भी नाम पे, आप टेलीफोन नंबर डालने के बाद उसकी डिटेल डाल के ऐड कराएंगे तो वो टैक्स भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। और फाइनली अगर आपने जैसे कोई नई गाड़ी खरीदी तो अब वो नई गाड़ी पे भी 5% इनकम टैक्स लगता है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो टैक्स भी क्लेमेबल टैक्स है। रजिस्ट्रेशन फी में भी आपका एक टैक्स कट जाता है, वो भी इंजन कैपेसिटी की बेसिस पे कटता है। तो अगर आपका वो टैक्स कटा है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं और उसको भी एडजस्ट करा सकते हैं। उसका अगर एक्सेस डिडक्शन हुई भी आपके टैक्स से तो उसको भी रिफंड आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर हम ये सब चीजों का आप यहाँ पे टोटल देखें, ऑटोमेटिकली हमने चूंकि एक ही फील्ड भरी है तो वो एक का टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर आपने चीजों को और भी जगहों पे ऐड कराया हुआ होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ एक कॉलम है कि टोटल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फाइनल टैक्स। अगर फाइनल टैक्स में जैसे अगर हमारा कोई बैंक प्रॉफिट है या हमें कोई डिविडेंड मिला है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना होता है। वो आप उसको डिस्क्लोज करके उसका भी टैक्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी आप डिडक्शन बता देंगे कि आपको कितना टैक्स कटा हुआ है उसमें। इस एनेक्सर में हम नीचे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। आप इस एनेक्सर को प्रिंट कर सकते हैं कि आप उसको मैन्युअली चेक कर लें कि इन्फॉर्मेशन कोई ओमिट तो नहीं हो गई। वंस आपने वो चेक कर लिया तो उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है इसको सेव करने के बाद बंद हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे कि जो हमने टैक्स पेमेंट्स डाली थी टोटल वो यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि रिफंडेबल हो गया है आपका, यानी आपको टैक्स आपका एक्सेस डिडक्ट हुआ था और उसको अब आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आपको वो वहां बता दूं कि जैसे अगर किसी का बैंक प्रॉफिट हो तो वो कहाँ फिल हुआ। ये सेकंड पोर्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कॉलम नंबर 42 से शुरू होता है। और अगर हमारा बैंक प्रॉफिट हो तो बैंक प्रॉफिट के लिए जो है वो कॉलम नंबर 48 में डालेंगे। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट ऑन डेट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट ऑन डेट में जो है आप बैंक प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट्स पे कोई आ रहा है जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या रेगुलर मंथली स्कीम्स में कुछ भी आ रहा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब उस यहाँ पे जैसे अब हम एक भर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर 1000 रुपए की भर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें टैक्स कंप्यूट हो गया इसका।
ये आपको भरने की जरूरत नहीं और ये भी खत्म इसके हो। अलावा अगर आपके शेयर्स में कोई डिविडेंड इनकम आई थी, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड के लिए देखें आप, ये कॉलम नंबर 46 है, यहाँ पे डिविडेंड का आप जो भी आपका आता है वो यहाँ डालेंगे। जैसे मैंने बताया था डिविडेंड में भी दो रेट है, एक 10% है और एक 7.5%। 7.5% जो है वो एनर्जी सेक्टर के लिए है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डिविडेंड्स आए हैं तो वो आप यहाँ डालेंगे और अदरवाइज बाकी सारे डिविडेंड्स जो है वो 10% में आपके आ जाएंगे। और जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे ये टैक्स पेएबल, इसका भी यहाँ पे देखें इन्होंने बता दिया 100 रुपए आ रहा है, तो इसको भी आपको वो एनेक्सर बी में जाके दिखाना होगा कि ये टैक्स भी आपका डिडक्ट हुआ है, अदरवाइज ये फिर टैक्स पेएबल आपका बन जाएगा। अच्छा, और जैसे कि ये तो शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डिविडेंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो देखिए वो एग्जाम्प्ट है। म्यूचुअल फंड का जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन्स में आता था और वो एग्जाम्प्ट प्रॉफिट है, उसके लिए जो है आपको वो प्रॉफिट रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम का कॉलम है यहाँ पे हमारा। एग्जाम्प्ट इनकम जो है सेक्शन कॉलम नंबर 27 से स्टार्ट होता है। इसमें जैसे अगर आपका जो कैपिटल गेन्स है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके अलावा कोई भी और ऐसी एग्जाम्प्ट आपकी इनकम है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं, उसका भी रिबेट आपको टैक्स का मिल जाएगा। अगर वो अप्रूव डोनेशन है तो उसका रिबेट जरूर आपको मिल जाएगा, अगर अप्रूव नहीं है तो फिर उसका रिबेट। जिससे आप अगर किसी को डोनेशन देते हैं तो जो आपको वो रिसीट देते हैं तो उस पर बहुत सारे उस पर वो लिखा हुआ था कि वी आर टैक्स एग्जेम्प्टेड, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दे आर टैक्स एग्जेम्प्टेड तो उसका आप बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्म इस वक्त इस पोजीशन में है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे सेव के बटन को क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। यहाँ से वेरीफाई जब सेव करेंगे तो ये बाकी सारे टैब्स ऑन हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद वेरीफाई करेंगे आप इसको। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे जाएंगे। आप किसी भी उसमें जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे दे देगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद जो है आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। अगर आपके ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप जाके वेल्थ स्टेटमेंट को भी अटैच करके वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो वेल्थ स्टेटमेंट की फाइलिंग है। हमने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अपना फिल करा के सेव किया, वेरीफाई कराया, सबमिट करा दिया। अगला स्टेप है वेल्थ स्टेटमेंट, वो आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म तो फाइल करके सबमिट भी करा दिया है। अगला जो स्टेप है वो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म है, उसको फिल करना है। तो आइए बताते हैं कि उसको कैसे फिल करना है। देखिए जब हम वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है ये इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ लेनी है। बेसिकली नंबर 1 इन्फॉर्मेशन बिजनेस कैपिटल के लिए हमारे लिए इररेलेवेंट है क्योंकि हम सैलरी इसकी रिटर्न भर रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 जो है ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यानी अगर आपके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे है तो उसको आप यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे। कोई घर हो, प्लॉट हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, कोई भी हो, उसका डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू डालेंगे आप। रजिस्टर्ड सेल डीड में उसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू को यहाँ पे आप इंसर्ट करके उसके बाद उसको ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से उसके बाद आप आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट्स में आपकी ये जहन में रखें हम कि इन्वेस्टमेंट में तमाम चीजें डालनी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्टॉक्स होंगे, शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स हैं, यूनिट सर्टिफिकेट्स हैं, अदर सर्टिफिकेट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, लोन्स हैं, एडवांस हैं। कोई भी किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, चाहे किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ डिस्क्लोज करेंगे अपनी। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही इन्होंने कॉलम दिया हुआ है और अगर ये इन्होंने मल्टीपल चीजें डाली हुई हैं तो आप सिर्फ आप लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, लेकिन तो आपको नेक्स्ट को रोज ऑटोमेटिकली ऐड होती चाहिए। अच्छा, तो आपको अगर फर्ज करें किसी के पास शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो किस कंपनी का है वो आपको लिखना पड़ेगा, कितने हैं वो लिखना पड़ेगा, सारा डिटेल तो देखें तमाम लिखनी चाहिए। एज पर लॉ आपको रिक्वायरमेंट तो सारी है, लेकिन जैसे अगर किसी ने के पास वेरियस कंपनीज के शेयर्स हैं और उसका टोटल उसके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे वो लिख सकता है कंपनीज शेयर्स और उसका टोटल लिख दे। लेकिन अगर कभी उसको नोटिस आएगा तो फिर उसको ये जहन में रखना होगा कि उसको इसका ये पूछा जा सकता है कि आप इसकी डिटेल दे दें। तो बेहतर यही है कि आप इंडिविजुअली डाल दीजिए।